दोस्तों नमस्कार, मैं प्रफुल्ल गोलख्यान। आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को देखें, लाइक करें, पसंद करें और इसे आगे बढ़ाएँ अपने साथियों में, क्योंकि यह कोई आपको निर्णय हम नहीं देते हैं कोई एक बस एक प्रक्रिया है, इसलिए द पब्लिक पर आपका स्वागत है और आप इस वीडियो को देखें, अपनी टिप्पणी दें और विचार प्रक्रिया को आगे बढ़ाएँ, बस इतनी ही मुराद रहती है। दोस्तों आज का जो वातावरण है, अभी तो होली का समय है, पता नहीं होली में क्या होगा, किस तरह से होली मनेगी हमारे यहाँ, यह तो अभी देखने की बात है। जिस प्रकार की प्रशासनिक आशंकाओं से हम घिरे हुए हैं, तो लगता है कि शुभ-शुभ गुज़र जाए होली, यही उम्मीद की जानी चाहिए और गुज़र भी जाएगी। देखिए, खुशी का भी अवसर हो, उल्लास का अवसर हो, जीत का जश्न हो, जीवन का सम्मान तो हर समय होना चाहिए, लोगों के अधिकार तो हर समय बहाल रहते हैं। पिछले दिनों जिस तरह की घटनाएँ घटी हैं, वह कोई बहुत अच्छी घटनाएँ नहीं है, वह कोई शुभ घटना नहीं है। सामाजिक शांति समाज का विषय है। लेकिन जो राजनीतिक वातावरण है उसके कारण हमारे सामाजिक जीवन में एक प्रकार की दुष्टताएँ बढ़ती जा रही। एक प्रकार का उन्माद, उत्तेजना, अ, दूसरे को कष्ट पहुँचाना, यही तो राजनीति नहीं है। हम आखिर क्या चाहते हैं जब भारतीय जनता पार्टी की हम आलोचना करते हैं, उनकी नीतियों से असहमति व्यक्त करते हैं, उनके बयानों से असहमति व्यक्त करते हैं, तो क्या करते हैं, हमारी मुराद क्या होती है? हमारी मुराद सिर्फ़ इतनी होती है कि जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उसकी रक्षा की जाए। हमारे पुरखों ने जिस संघर्ष को करते हुए, जिस संघर्ष के बाद एक अच्छे भारत, एक स्वच्छ भारत, एक समता मूलक भारत, एक प्रगतिशील भारत की कल्पना की थी और सहिष्णुता और सह-अस्तित्व की जिन भावनाओं का सम्मान किया था और उसको संविधान में संजोया था, उसके प्रावधान बनाए थे, उस संविधान के उन प्रावधानों का सम्मान किया जाना चाहिए। देखिए, संविधान कोई पूजा की वस्तु नहीं है, संविधान तो व्यवहार की चीज़ है। संविधान हमारे लोगों पर किस तरह से लोगों के साथ हम व्यवहार करते हैं, ये इसकी किताब है। संविधान इस बात की किताब नहीं है कि ईश्वर के साथ हमारे संबंध स्थापित होने के क्या तरीका है, कि हम उनसे संबंध स्थापित करें। लेकिन शुरू से ही इस तरह का बर्ताव भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करते आ रहे हैं, जिससे उनकी सामाजिक समझ हमारी सामाजिक समझ से प्रगतिशील विचार की जो सामाजिक समझ है, उससे एक भिन्न रुख अख्तियार कर लेती है। बाबा साहब के रूपक को याद करें तो बहुमंजिला मकान की तरह है, जिसमें एक मंजिल से दूसरे मंजिल तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है और लोग अपने-अपने मंजिलों में कैद हैं और संसाधन किसी एक मंजिल में बहुत जबरदस्त संसाधन का जमाव है और दूसरी मंजिलों पर संसाधन का उतना ही घोर अभाव है। राहुल गांधी सामाजिक न्याय की चर्चा करते हैं, सामाजिक न्याय की बात बार-बार करते हैं। इसके पहले हमारे कई नेताओं ने सामाजिक न्याय की है, सामाजिक न्याय की मांग की है, आर्थिक न्याय की मांग की है। खुद बाबा साहब कहा करते थे कि देश के 2 दुश्मन हैं, पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद। पूंजीवाद से उनका आशय यह नहीं था कि सब कुछ बिल्कुल कम्युनिस्टिक पैटर्न पर हो जाए, साम्यवादी अनुसार सब कुछ हो जाए, क्योंकि उस समय तक तो सोवियत में क्रांति हो गई थी। बाबा साहब वैसा नहीं चाहते थे। क्या गांधी जी वैसा चाहते थे? नहीं, गांधी जी भी वैसा नहीं चाहते थे। लेकिन इतनी समझ उन लोगों में थी कि श्रम और मनुष्य का संबंध बढ़िया बना रहे, श्रम और मनुष्य के संबंध में पूंजी आकर के बाधा न खड़ी करे और एक ऐसे समाज का निर्माण हो, एक ऐसा संबंध, पारस्परिक संबंध समाज में विकसित हो, जिसमें समता हो, जिसमें भाईचारा हो, जिसमें बंधुत्व हो। तो इस प्रकार संविधान के कुल मिलाकर के ये मूल्य संजोए गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो सामाजिक समझ है, जो मनुस्मृति से समर्थित है, वो चाहते हैं कि ये बहुमंजिला मकान का ढांचा कायम रहे। हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया था और मनुस्मृति और संविधान में सीधा टकराव। क्यों दहन किया था? इसकी चर्चा कम होती है। उसके पीछे की घटना ये है कि पेयजल के अधिकार के लिए आज़ादी से ठीक 20-22 साल पहले एक आंदोलन हुआ था, 1923
1923 के आसपास ये आंदोलन हुआ था। महार में आंदोलन हुआ था पानी के टंकी तक पहुंच बनाने के लिए, जहां तक दलित और वंचित समाज के लोगों को वहां तक पहुंच नहीं थी, तो उसको हासिल करने के लिए आंदोलन हुआ था। और उस आंदोलन में कई सारे लोग जमा हुए थे। कहा जाता है कि लगभग 15-20 हजार लोग जमा हुए होंगे, और इससे एक अफरा-तफरी मच गई। एक पता नहीं कि किस प्रकार की अफवाहें या जो भी हो, उनके मन में डर फैल गया कि अब ये लोग जमा होकर के मंदिर पर घुसेंगे, मंदिर में घुसना, उनका मंदिर में प्रवेश करना, वह मंदिर पर आक्रमण जैसा माना गया। तो वहां के जिलाधिकारी ने निषेधाज्ञा लगा दिया, कहा कि नहीं, इस तरह की कार्रवाई नहीं हो सकती है। बाबा साहब ने उस निषेधाज्ञा का सम्मान किया, लेकिन एक वैकल्पिक रास्ता यह निकला कि मनुस्मृति ही सारी समस्याओं की जड़ है। तो एक प्रस्ताव आया, वह प्रस्ताव किसी ब्राह्मण ने ही दिया था। उनका नाम भी इतिहास में दर्ज है, इस समय मुझे स्मरण नहीं है उनका। तो उन्होंने प्रस्ताव दिया कि सारी समस्याओं की जड़ तो ये मनुस्मृति है, और मनुस्मृति के हिसाब से संविधान नहीं बनेगा। तो उस संविधान का प्रतीक रूप में ग्रहण किया गया, उसके अपना विरोध प्रकट किया गया। तो हम क्या चाहते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी का पूंजीवाद से, ब्राह्मणवाद से तो क्या रिश्ता है ये सभी जानते हैं, लेकिन पूंजीवाद से ही उसका क्या रिश्ता है। पूंजीवाद से जो उसका रिश्ता है, जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म जिस ढंग से बढ़ रहा है, और तो अब क्रॉनिक कैपिटलिज्म क्या कहिएगा, अभी तो ट्रंप जी के जमाने में अभी नए नए किस्से रोज निकलते हैं, बाहर आते हैं, इससे पता चलता है। बेईमानियों की बात क्या कहिएगा, जब चुनाव आयोग सही सवालों का जवाब अन्य पार्टियों को, विपक्षी पार्टियों को नहीं दे पा रहा। अब एक एक जगह में इतने इतने नामांकन हो जा रहे हैं, किस प्रकार मतदाता सूची में नाम जा रहे हैं, ये सब तो देखने की। मुख्य विषय ये है, मुख्य बात यह है कि जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, और लोग भी करते हैं, तो सामाजिक न्याय और जाति न्याय में हमें थोड़ा सा फर्क तो करना चाहिए। हुआ क्या, क्यों सामाजिक न्याय की जितनी मांग बढ़ती गई, उतनी ही इसकी हम समाज में छूटता गया, विषमता की खाई उतनी ही बढ़ती गई। तो आखिर ऐसा है क्या? ऐसा इसलिए हुआ कि जब नई देश में आई, पूरी दुनिया में आई, देश में भी आई, नई अर्थनीति आई, तो उस अर्थनीति के आने के बाद इस तरह के वातावरण बने कि जो बहुत ही व्यापक स्तर पर निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, और वहां पर आरक्षण की व्यवस्था समाप्त हो गई। वहां पर आरक्षण की कोई व्यवस्था है नहीं, विषमता की खाई अलग से बढ़ रही थी। तो हुआ कि सामाजिक न्याय तो सामाजिक स्तर पर होगा। आरक्षण की व्यवस्था, ये निश्चित है कि आरक्षण की व्यवस्था कोई आर्थिक कार्यक्रम नहीं है। उसको आर्थिक लाभ के लिए या आर्थिक उन्नति के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। वह व्यवस्था सामाजिक सम्मान के लिए। लेकिन हमें सामाजिक सम्मान में जो सामाजिक न्याय है उसमें, और जो जातिगत न्याय है या जाति आधारित न्याय है, उसमें हमें थोड़ा सा फर्क तो करना होगा। सामाजिक न्याय पर के नाम पर जाति, कुछ जो बड़ी जातियां थी, वे जब आगे आई, और उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे जो छोटी-छोटी जातियां हैं, यानी कि कम संख्या वाली जो जातियां हैं, उनमें भी संभावनाओं की तलाश करेगी, वहां से भी नेतृत्व उभारेंगे, उनको भी न्याय मिलेगा। लेकिन यह नहीं हुआ, और इसकी सोशल इंजीनियरिंग गोविंदाचार्य वगैरह ने की, और जाहिर है कि इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला। कांग्रेस कोई पंगु पार्टी नहीं है। आज जब हम कांग्रेस की राजनीति पर बात करते हैं, तो इंडिया गठबंधन के संदर्भ में जब बात करते हैं, तो कई बार यह कहा जाता है कि दिल्ली में जो अभी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और आम आदमी पार्टी की हार हुई है, तो उसको लेकर लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस के कारण वहां आम आदमी पार्टी की हार। लेकिन वे, यह भी सोचने की बात है, तो फिर गुजरात में क्या हुआ, तो फिर हरियाणा में क्या हुआ, किसके कारण कांग्रेस पार्टी की हार हुई। इन सब बातों को सिर्फ इसलिए अभी उठाने की जरूरत है कि बिहार में आने वाले चुनाव के संदर्भ में भी यही बात बार बार कही जा रही है कि इंडिया गठबंधन अगर वहां टूट जाएगा और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए फिर से सरकार में आ जाते हैं, तो इसका सारा दोष लगता है कि कांग्रेस पर मर दिया जाएगा। आखिर इंडिया गठबंधन की सेहत की चिंता सिर्फ कांग्रेस को क्यों हो? सिर्फ कांग्रेस ही इसके बारे में क्यों सोचे? कहते हैं कि लोग अपनी अपनी जमीन कांग्रेस के लिए नहीं छोड़ेंगे। इस जमीन की लड़ाई नहीं है ये, इस लड़ाई में अभी जो संघर्ष है वो
संघर्ष इस बात को अगर नहीं समझेंगे कि संघर्ष जो है सो संवैधानिक मूल्य, जो आगे बढ़ने का रास्ता है, जो समता का रास्ता है, जो संविधान का रास्ता है, उसके और संविधान के विपरीत का जो रास्ता है, उसके बीच में चुनाव है। तो ये सभी को ये बात सोचनी होगी कि कांग्रेस जो एक बड़ी पार्टी है और जाहिर है कि एक अखिल भारतीय उसका स्वरूप है, तो उसको अगर हम समर्थित नहीं करेंगे, उसको अगर वह सम्मान नहीं दिया जाएगा, उसको वह जगह नहीं मिलेगी राजनीतिक रूप से, तो जाहिर है कि एक भिन्न तरह की अस्त-व्यवस्थाएँ जारी रहेंगी। आखिर क्यों हम चाहते हैं कि कांग्रेस जीते? सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि वह संविधान के अनुसार शासन को सुनिश्चित करे। ये ठीक है कि कांग्रेस ने भी पहले काफ़ी गलतियाँ, और जैसा कि कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, बड़े-बड़े नेता कहते हैं कि ये आज की कांग्रेस महात्मा गांधी की कांग्रेस। महात्मा गांधी तो खुद कांग्रेस से अलग हो गए थे, और महात्मा गांधी की कांग्रेस ने, ये वो लोग कहते हैं जिन्होंने कांग्रेस के नेता या महात्मा गांधी के जिन्होंने हत्या का षड्यंत्र रचा था, वे आज कांग्रेस की कमजोरी को इस रूप में रेखांकित करते हैं कि वह महात्मा गांधी की पार्टी नहीं। अभी जो कांग्रेस है, जाहिर है महात्मा गांधी की पार्टी वह नहीं है, लेकिन कांग्रेस एक पार्टी है और मजबूत पार्टी है। आखिर कांग्रेस किससे हारी? कुछ लोग बिहार के संदर्भ में कहते हैं कि वहां पर 35 साल से या 30 साल से, जितने भी साल से, एक लंबे समय से कांग्रेस वहां पर सत्ता में नहीं है, शक्ति में नहीं है। लेकिन अभी तो 2013 तक तो कांग्रेस के नेतृत्व में ही सरकार केंद्र में काम कर रही। 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए हैं सत्ता में प्रधानमंत्री बनकर, इसके पहले तो कांग्रेस ही सरकार चला रही थी। मेरे कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी भी तरह के उतार चढ़ाव से गुजरती रही। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस पार्टी के सर्वोच्च नेता इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई, उनके बाद राजीव गांधी जी की हत्या हो गई, जिनके समय में काफी समर्थन मिला था। इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद सहानुभूति लहर पर वो आए थे और अभूतपूर्व विजय उन्होंने हासिल की थी, उनकी भी हत्या हो गई। किसी एक राजनीतिक परिवार में अगर इस तरह की 2-2 हत्याएं हो जाए, मुझे नहीं मालूम कि भारत के कितने राजनीतिक दल हैं जिनमें इस तरह की दुर्योग अगर हो जाए तो उस दल की क्या स्थिति होगी। सोनिया गांधी तो कांग्रेस से अलग हो गई थी, और उसके बाद नरसिंह राव जी और जो प्रधानमंत्री बने आदरणीय पीवी नरसिंह राव जी, और आदरणीय चाचा केसरी जी, सीताराम केसरी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो कांग्रेस को जिस ढंग से वो लोग चलाने की कोशिश कर रहे थे, जाहिर है कि उसको कामराज नेहरू और पटेल की तरह उस कांग्रेस को नहीं चलाया सकता था उस समय, लेकिन उन्होंने कोशिश की। जाहिर है कि कांग्रेस में आंतरिक टूट-फूट भी हुई। ममता बनर्जी जो एक बहुत महत्वपूर्ण नेता साबित हुई, आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो उससे अलग हो गई। तो कांग्रेस में भी काफी उतार चढ़ाव रहा है, और इतने साल के बाद आज जब कांग्रेस खड़ी है, तो उस कांग्रेस के संदर्भ को समझना होगा। और जब वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जातिवार जनगणना की बात बोलते हैं, तो ये उनके पीछे ये कोई वो एक राजनीतिक समझ और सूझबूझ है। कांग्रेस और राहुल गांधी में भी एक थोड़ा-सा फर्क ये है कि कांग्रेस निश्चित रूप से सत्ता की लड़ाई चाहती है, सत्ता की लड़ाई लड़ना चाहती है और वो सत्ता हासिल करना चाहती है। लेकिन राहुल गांधी की जो राजनीति है, वो राजनीति को जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं, वह सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है। वह सचमुच में चुनावी राजनीति से थोड़ा परे, थोड़ा आगे जाकर एक दूसरी दिशा की लड़ाई है, और वह लड़ाई और वह संघर्ष है सामाजिक सामंजस्य का। वे कई बार कह चुके हैं कि हम चुनावी जीत की परवाह नहीं करते हैं, ऐसा यहाँ वो संकेत देते रहे। अभी अपने दल के पुनर्गठन की वो कोशिश कर रहे हैं, और कांग्रेस में जो भारतीय जनता पार्टी के भेदिया हैं, उनको लेकर के भी वो काफी चिंतित रहते आए हैं। अकेले राहुल गांधी क्या कर लेंगे, ये तो बहुत मुश्किल बात है। अकेला कोई क्या कर लेगा, लेकिन इस देश की जनता को सोचना है कि वह राहुल गांधी को या कांग्रेस की राजनीति में राहुल गांधी अकेले न पड़ने दें, और जनता को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। कम से कम इस विषय पर सोचना चाहिए। कांग्रेस हार जाती है, कांग्रेस निरंतर हारती है, तो कांग्रेस की हार का मतलब क्या होता है, इस बात का विश्लेषण बार-बार करना चाहिए। कांग्रेस को तो हम आजादी के आंदोलन के समय से ही
उस समय जो मुस्लिम लीग थी वो कहती थी हिंदुओं की पार्टी है, जो हिंदू महासभा वगैरह थे वो कहते थे कि मुसलमानों की पार्टी है। कोई कहता है कि दलित कहते हैं कि ये ब्राह्मणों की पार्टी है, ब्राह्मण कहते हैं दलितों की पार्टी है। माने कांग्रेस को लोग दूसरों दूसरों की पार्टी कहते तो कहते आए हैं, क्योंकि कांग्रेस में सभी विचारधाराओं का सामंजस्य और सहमेल है, रहा है और ऐतिहासिक कारणों से रहा है। और ये याद कीजिए कि कांग्रेस का गठन जब हुआ था तो उसके पीछे में 1857 की धमक जरूर थी, क्योंकि एओडब्ल्यू ह्यूम जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की पहल की थी, वे 1857 के क्रांति के समय में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में वे जिलाध्यक्ष थे, वे वहां के कलेक्टर थे और उन्होंने देखा था कि किस प्रकार से सामाजिक अफरा तफरी मचती है और हिंसा का वातावरण होता है, अंग्रेजों का यहाँ रहना कितना मुश्किल हो जाएगा। वे उस समय ज्ञानोदय से निकले हुए जो ब्रिटिश शासन के भी लोग थे, उनमें जो एक सामाजिक या मनुष्य के सेवा की जो एक चेतना थी, वे उससे निकले हुए लोग थे और उनके कई लोगों ने मिल करके कांग्रेस का गठन हुआ। दादा भाई नौरोजी या डब्ल्यू.सी. बनर्जी आदि के आप सभी इतिहास जानते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का गठन हुआ था कि हिंसा के विरुद्ध, इसलिए महात्मा गांधी के सत्य हिंसा का इतना सम्मान हुआ, उसकी इतनी परवाह ब्रिटिश सरकार ने भी की कि हिंसा का वातावरण बने, व्यक्तिगत संबंधों में, सामाजिक संबंधों में हिंसा का निषेध किया जाना चाहिए। अहिंसा का मतलब या हिंसा निषेध का मतलब होता है कि व्यक्ति की संभावनाओं को आगे बढ़ने से, उसे हासिल होने से फलीभूत होने का पूरा मौका दिया जाए। देखिए अवसर पर लोहिया जी तो यहाँ तक कहते थे कि पहले काम दे दो फिर योग्यता देखो, योग्यता के अनुसार काम ना दो। अगर दायित्व आ जाएगा तो आदमी योग्यता हासिल कर लेता है, योग्यता के आधार पर काम करने लगता है। ये लोहिया जी ने एक संदर्भ में कहा था। अब सवाल यह है कि अगर अवसर ही न मिले तो योग्य रहने पर भी वो आदमी काम नहीं कर सकता है, चाहे जितना बड़ा भी अच्छा पायलट हो, वायुयान चलाने वाला, तो वो पायलट जो है सो साइकिल को हवा में नहीं उड़ा सकता है, चाहे जितना भी कुशल हो, अगर उसे हवाई जहाज चलाने का अवसर नहीं दिया जाएगा तो। हाँ, यह सच है कि जिसे हवाई जहाज चलाना नहीं आता है वह भी हवाई जहाज को गिरा देगा। चाहिए सिर्फ योग्यता नहीं, ईमानदारी भी चाहिए, निष्ठा भी चाहिए और जिन लोगों की सेवा में हम लगते हैं उनके प्रति ममत्व चाहिए, ममता चाहिए कि हमारे लोग हैं, हमको इनकी सेवा करनी है। भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से राजनीति करती है, लगता है टकराव ही उसकी पूंजी है, हर बात में टकराव, जहां मौका मिले वहां टकराव। तो ऐसी राजनीति से देश का भला नहीं हो सकता है और 10-11 साल में हमने जो देखा शासन इनका, और उस शासन के आधार पर हमें लगता है कि इन्हें देश के नागरिकों की परवाह ही नहीं है, लगता ही नहीं है कि ये नागरिक इस देश के हैं, इनके कल्याण का कोई दायित्व उन पर है। एक से एक कांड हुए हैं, चाहे आर्थिक मामले हों या सामाजिक मामले हों या गंगा जमनी तहजीब हो, उसमें जो एक प्रकार की जो धक्का मार राजनीति है, हर एक दूसरे को धक्का मारते हुए चलो, तो कुल मिलाकर के कहना यह है कि जो परिस्थितियां हमारे सामने हैं, उन परिस्थितियों में हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक ये विचार करना होगा कि कांग्रेस का भी वह सम्मान बचे और ये इंडिया गठबंधन की सेहत की चिंता हर दल को करना चाहिए। अभी देखा जाए बिहार में इसके क्या प्रभाव होते हैं, अभी होली के बाद फिर क्या बैठकें होती है, हम इंतजार करेंगे इसका। द पब्लिक इंडिया पर आए वीडियो का आप अवलोकन करें, आप उसे देखें और अपनी टिप्पणी जरूर दें और इसे आगे बढ़ाने की कृपा करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं, शुक्रिया।